नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज अपन शुरू करने वाला है आर्ट और कल्चर, है ना। कला और संस्कृति की कक्षा शुरू करने वाला है और इसमें आज अपन एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज शुरू करेंगे त्योहारों से। त्योहार पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, त्योहार काफ़ी लंबे चौड़े हैं तो एक क्लास में तो पूरे नहीं होंगे, तो इसका और भी अपने पार्ट्स लाएंगे और आप लगातार इससे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आज अपन जब त्योहार शुरू कर रहे हैं तो त्योहार शुरू करने से सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कैलेंडर। अगर आप एक बार कैलेंडर पूरा अच्छी तरीके से समझ लेंगे, है ना, तो उसके बाद आप त्यौहार को याद रखने में आसानी होगी। वरना सीधा मैं आपको अगर भारतीय कैलेंडर में सिखाऊंगा चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ संबंध में, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलेंडर पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैलेंडर को थोड़ा बहुत समझ लेंगे और जिसको पहले से ही थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है तो वो इस पार्ट्स को स्किप कर सकते हैं और सीधा अपने त्योहारों पर जा सकते हैं जब अपना दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। तो पहले अपन कैलेंडर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, त्योहार में शुरू करने से पहले इसमें एक कथन कहा जाता है कि 7 वार और 9 त्योहार। ये काफी एक कथन प्रचलित है यहाँ पे इंडिया में अपने। तो इसका मतलब क्या होता है, खासतौर से राजस्थान में, कि 7 वार और 9 त्योहार का मतलब क्या होता है। अपने यहाँ 7 वार होते हैं, एक सप्ताह में 7 वार होते हैं, ठीक है, लेकिन त्योहार 9 होते हैं, है ना। ये कहावत है जिसका मतलब होता है कि दिन तो होते अपने यहाँ कम जबकि त्योहार ज्यादा होते हैं। जितने यार हमारे यहाँ दिन नहीं होते उससे ज़्यादा तो अपने यहाँ क्या आ जाते हैं, त्योहार आ जाते हैं ना। तो इसलिए अपने यहाँ एक कथन चलता है 7 वार और 9 त्योहार, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अपन एक कैलेंडर शुरू करेंगे जिसका नाम है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, ठीक है। अपने यहाँ मेन तरीके से 3-4 प्रकार के कैलेंडर पढ़ेंगे। एक विक्रमी संवत हो गया, फिर पढ़ेंगे ईस्वी सन, फिर शक संवत। इस तरीके से 3 कैलेंडर तो कम से कम अपन को पढ़ने ही है ना, ये आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद अपन आगे से एक एक जिस महीने में जो त्योहार रहेंगे उस हिसाब से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, विक्रमी संवत शुरू कब हुआ, तो 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व। अब 57 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, जैसे अब तो चल रहा है 2025, है ना। तो 2025 शुरू कब हुआ होगा, 1 से शुरू होगा, 1 नंबर से गिनती शुरू हुई होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से अपन 2025 तक पहुंचे। तो 57 ईसा पूर्व का मतलब हमारा कैलेंडर शुरू होने से 57 साल पहले ही ये शुरू हो गया था, है ना। जैसे अगर 1 शुरू हुआ तो उससे पहले 57 साल पहले क्या शुरू हो गया था, अपना विक्रमी संवत शुरू हो गया था। यहाँ पे जो नक्षत्रों की जो गणना की जाती है, नक्षत्रों की गणना वो चंद्रमा के आधार पर की जाती है, चंद्रमा के आधार पर। तो आपको याद रखना, विक्रमी संवत में नक्षत्रों की जो गणना होती है वो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होती है। कि चंद्रमा किस स्थिति में है उस हिसाब से यहाँ पे नक्षत्र की गणना होगी। इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, ठीक है। और विक्रमी संवत में महीने में 2 पक्ष चलते हैं, है ना। महीने में कितने पक्ष होते हैं, महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है अपना कृष्ण पक्ष, ठीक है। इस कृष्ण पक्ष को अपन क्या कहते हैं, बदी भी कहते हैं या अशुभ भी कहते हैं, ठीक है। अपने राजस्थानी में तो अपन को पता ही है कृष्ण पक्ष क्या होता है ना। जैसे कृष्ण पक्ष का मतलब अपन अपने लोकल भाषा में कहते हैं कि अंधेरा पक्ष चल रहा है ना। तो अंधेरा और उजाला 2 पक्ष होता है। अंधेरे को तो कृष्ण पक्ष बोलते हैं और उजाला पक्ष को क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष, है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं कृष्ण पक्ष, इसका दूसरा नाम क्या है, बदी या अशुभ भी बोलते हैं, है ना। इस दिन क्या होता है, चांद घटता है, चांद घटता है और रातें अंधेरी होती है, रातें अंधेरी होती है ना। सीधी सी बात है, चांद का आकार हर दिन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और धीरे धीरे रातें कैसे होती जाएगी, अंधेरी होती जाएगी, है ना। और अंतिम दिन क्या होता है इसका, इसका अंतिम दिन होता है अमावस्या, ठीक है। तो 2 पक्ष होते हैं। इसमें पहला पक्ष हो गया अपना कृष्ण पक्ष, इसको अपन बदी भी बोलते हैं या अशुभ भी बोलते हैं। इस पक्ष में चांद तो घटता है लेकिन रातें कैसी होती है, चांद घटता है और रातें कैसी होती है, अंधेरी होती है। अंतिम दिन इस पक्ष का कौन सा होता है, अमावस्या, है ना। जैसे आज एकम है, फिर बीज, फिर तीज, ऐसे चलता है और लास्ट में 14 के बाद आ जाएगा अपना अमावस्या, ठीक है। दूसरा जो अपना पक्ष होता है वो होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। देखो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस दिन चांद बढ़ेगा, धीरे धीरे हर दिन चांद बढ़ता जाएगा और रातें कैसे होती जाएगी, रातें उजाली होती जाएगी या जिसे अपन बोलते हैं चांदनी होती जाएगी, है ना। हर दिन जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ेगा
उसी तरह अपनी रातें भी कैसे हो जाएगी, चांदनी होती जाएगी। इस दिन रातों में आराम से अपने को नंगी आंखों से आराम से दिखाई दे जाता है ना, कोई भी चीज़ देखनी हो तो आराम से दिखाई दे जाता है। अब आगे देखो इसको और क्या बोलते हैं, इसका अंतिम दिन क्या होता है, इसका अंतिम दिन होता है अपना पूर्णिमा। आपने देखा होगा अमावस्या को बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता है, पूरी रात अंधेरी होती है, जबकि पूर्णिमा को अपने को एक पूरा चांद थाली के आकार का दिखाई देता है, और उस दिन पूरा एक तरह ऐसा उजाला होता है जैसे कुछ सब कुछ दिख रहा होता है ना, इतना उजाला होता है। और पूर्णिमा, अब इसमें आगे जैसे ये अपन विक्रमी संवत चल रहा है, ये पूरा वर्ष 354 दिन का होता है, तो इसका जो पहला दिन होगा वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन ये होगा चैत्र शुक्ल एकम। क्या होगा, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। या अपन इसको क्या बोलते हैं, चैत्र प्रतिपदा, है ना। जैसे विक्रमी संवत की शुरुआत होगी, इसका जो पहला दिन होगा उसको अपन बोलेंगे चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। और चैत्र प्रतिपदा भी बोलते हैं इसको अपन। इसके अलावा जो वर्ष का अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा, वर्ष का अंतिम दिन होगा चैत्र अमावस्या, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वर्ष का प्रथम दिन भी चैत्र से शुरू हो रहा है और वर्ष का अंतिम दिन भी चैत्र से शुरू हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्ष के पहले महीने में भी चैत्र आ रहा है और दूसरा भी लास्ट में भी चैत्र आ रहा है ना। तो ये कैसे होगा, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ष का प्रथम दिन अपन ने पढ़ लिया, चैत्र शुक्ल एकम होता है, अंतिम दिन चैत्र अमावस्या होता है ना। अब ये चैत्र क्यों आ रहा है वो अपन देखेंगे। विक्रमी संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत्र मास होता है, ठीक है। जबकि विक्रमी संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा फाल्गुन मास। कौन सा हो जाएगा, फाल्गुन मास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो चैत्र आ रहा है, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे चैत्र और फाल्गुन होता है, ऐसा कैसे, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते। देखो जैसे अपने यहाँ टोटल जो विक्रमी संवत में होते हैं वो 12 महीने होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हो जाएगा चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, ठीक है, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर हो जाएगा अपना मार्गशीर्ष, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन मेन से बोलते हैं, उसके बाद हो जाएगा पौष, उसके बाद हो जाएगा माघ, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फागुन, ठीक है। ये अपने हो गए 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि हर जो महीना होगा उसमें 2 पक्ष होंगे, या तो एक तो क्या होगा चैत्र पक्ष होगा, सॉरी शुक्ल पक्ष होगा, और एक होगा कृष्ण पक्ष होगा, ठीक है। तो एक तो होगा अपना शुक्ल पक्ष और एक होगा अपना कृष्ण पक्ष, ये 2 तरीके से पक्ष होंगे। इसी तरह इसमें भी 2 पक्ष होंगे, इसमें भी 2 पक्ष होंगे, चैत्र में भी 2 पक्ष होंगे। एक तो कौन सा हो जाएगा कृष्ण और एक हो जाएगा अपना शुक्ल, ठीक है। अब यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकम है, यहाँ से अपन क्या मान रहे हैं, चैत्र शुक्ल एकम से अपन क्या मान रहे हैं, अपने साल का पहला दिन मान रहे हैं। तो देखो यहाँ से अगर साल शुरू हो रहा है तो यहाँ से ऐसे चलेगा साल पूरा, चैत्र शुक्ल एकम से, फिर भाद्रपद की कृष्ण शुक्ल आएगा, है ना, ज्येष्ठ का कृष्ण और शुक्ल पक्ष आएगा, इसी तरह सबका शुक्ल और कृष्ण पक्ष आएगा। अब देखो फाल्गुन मास आते हैं, यहाँ पर भी 2 पक्ष होंगे, एक कौन सा होगा कृष्ण, एक कौन सा होगा शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब फाल्गुन के बाद देखो अपन यहाँ से नववर्ष मान रहे हैं तो साल खत्म कहाँ पे होगा, शुक्ल से मान रहे हैं तो कृष्ण पे खत्म होना चाहिए, तो इसलिए अपन पूरा साल घुमा के यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, है ना। चैत्र कृष्ण के लास्ट में क्या होता है अमावस्या, तो चैत्र अमावस्या पे अपन खत्म कर रहे हैं साल को, ठीक है। लेकिन अपन महीना लास्ट में चैत्र को वापस नहीं लेंगे, लास्ट महीना कौन सा लेंगे, फाल्गुन लेंगे, क्योंकि चैत्र तो आ गया ना पहले, है ना। तो महीने में वापस अंतिम में वापस चैत्र नहीं लेंगे। अगर ऐसा पूछा अंतिम महीना तो फाल्गुन और पहला महीना तो चैत्र, लेकिन शुरू कहाँ से होता है तो चैत्र शुक्ल एकम और खत्म कहाँ पे होता है तो चैत्र अमावस्या। आया समझ में, ठीक है। इस तरीके से ये सारे चलते, ये चक्र आपको समझ में आ गया, ये है ना। तो आगे फिर चलते, देखो ये हो गया अपना पूरा कौन सा हो गया विक्रमी संवत। इसमें अपन को एक बात और ध्यान रखना है कि जो नेपाल देश है, नेपाल देश में क्या कर रखा है विक्रमी संवत को, विक्रमी संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर रखा है, राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया है ना।
नेपाल देश का जो राष्ट्रीय संबंध है वो कौन सा है? विक्रमी संबंध। नेपाल देखो एक हिंदू बहुल राष्ट्र है नेपाल, है ना, वहाँ पे हिंदू जाति सबसे ज़्यादा, हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा निवास करता है, तो इसलिए नेपाल ने विक्रमी संबंध को ही क्या दिया, अपना राष्ट्रीय संबंध का दर्जा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला जो अपना जो आता है कैलेंडर वो होता है ईस्वी सन। कौन सा होगा? ईस्वी सन। ठीक है, अब ईस्वी सन में देखो इसकी शुरुआत जो हुई, इसकी शुरुआत 1 ईस्वी से हुई। ठीक है, और इसकी जो गणना होती है वो क्या होती है? सूर्य आधारित गणना होती है। आप साथ साथ में ये बेसिक पॉइंट लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, है ना। और कंप्लीट नोट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है अपना वीरेंद्र_सिंह.26। ठीक है, वीरेंद्र_सिंह.26। ठीक है, अब देखो सूर्य आधारित गणना होती है, इसमें दिन कितने होते हैं? इसमें दिन होते हैं या तो 365 दिन होते हैं या कितने होते हैं? 366 दिन। ठीक है, ये ईस्वी सन वही है जो अपन अपने जो दिनचर्या में काम लेते हैं ना, जनवरी फरवरी वाला। इसमें दिन कितने होते हैं? 365 या 366 दिन। ये ईस्वी सन वही है जो अपन रोज अपने जो दैनिक जीवन में काम लेते हैं, जनवरी फरवरी वाला है ना, ये जो अपन काम में लेते हैं वही अपना क्या है? ईस्वी सन है। अब इसका प्रथम महीना अंतिम महीना तो आप जानते ही होंगे ना, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं याद करने वाला। प्रथम तो कौन सा होता है? जनवरी, और अंतिम कौन सा हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा अपना महीना। ठीक है, इसका नववर्ष कब होता है? 1 जनवरी को। ठीक है, नववर्ष हो जाएगा अपना 1 जनवरी, और जो अंतिम दिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतिम दिन 31 दिसंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है। शुरुआत 1 ईस्वी से हुई थी जो अपन को पता है। 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते अपना कितना आ गया? 2025 आ गया। सूर्य आधारित गणना होती है, दिन या तो 365 होता है या कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। हर 4 वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, अगला देखो, अगला जो अपना आता है वो आता है शक संवत। कौन सा आएगा? शक संवत। शक संवत। ठीक है, शक संवत देखो ये अपना तीसरा संवत है ना, 2 पढ़ चुके हैं। एक तो विक्रमी संवत पढ़ चुके हैं, एक अपना ईस्वी सन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा अपना शक संवत, ये अपना लास्ट पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ महीनों के नाम देख लेंगे आराम से, है ना, ऋतुएं देख लेंगे, उसके बाद अपन त्योहार पे शुरू कर देंगे। तो शक संवत में क्या होता है, इसकी शुरुआत देख लेते हैं। शक संवत की शुरुआत हुई थी अपने 78 ईसा पूर्व, सॉरी 78 ईसा पूर्व नहीं, सिर्फ 78 ईसा। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। ठीक है, प्रथम महीना क्या होता है इसका? प्रथम महीना होता है इसका चैत्र मास। ठीक है, जबकि इसका जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है? फाल्गुन मास। ठीक है, इसमें शक संवत में और विक्रमी संवत में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, है ना। इसके भी देखो सेम ही चल रहे हैं। इसके खाली 78 ईसा में इसकी, जैसे अपने ईस्वी सन 1 से शुरू हुआ तो उसके 78 साल बाद अपना शक संवत शुरू हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अंतिम महीना जो था, सॉरी प्रथम महीना जो था वो चैत्र मास है। अपने विक्रमी संवत में भी प्रथम महीना चैत्र मास था, अंतिम महीना इसमें फाल्गुन मास है, और विक्रमी संवत में भी अपना अंतिम महीना कौन सा था? फाल्गुन मास था। तो इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करने वाली बात है नहीं, दोनों एक जैसी है। ठीक है, इसमें देखो नववर्ष कौन सा होगा? बस ये देखो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। नववर्ष हो जाएगा इसका चैत्र कृष्ण एकम। कौन सा हो जाएगा? चैत्र कृष्ण एकम। ठीक है, और वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगी फाल्गुन पूर्णिमा। ये सबसे बड़ा अंतर है अपने विक्रमी संवत में और शक संवत में। शक संवत में क्या होता है? प्रथम महीना, प्रथम जो नववर्ष होता है प्रथम दिन वो होता है चैत्र कृष्ण एकम, और वर्ष का अंतिम दिन होता है फाल्गुन पूर्णिमा। ये कैसे हुआ? ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसमें देख लो,
अगर अपन यहाँ से मान रहे तो अंतिम दिन ही होगा, लेकिन अपन कृष्ण से ही अगर मान रहे शक संबंध में तो फिर अंतिम दिन क्या होगा, फाल्गुन का शुक्ल होगा, और फाल्गुन के शुक्ल का अंतिम दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा। तो शुरू तो कृष्ण एकम से और खत्म फाल्गुन पूर्णिमा में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आराम से अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वापस ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वापस समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना अंतिम दिन फाल्गुन पूर्णिमा। इसके अलावा देखो 22 मार्च 1957 को संविधान सभा ने क्या किया था, शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया था। जैसे नेपाल का जो राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा होता है, ये अपना शुक्ल, ये क्या विक्रमी संवत था। इसी तरह अपना जो शक संवत जो है वो अपने भारत का राष्ट्रीय है ना, तो इसको भी 22 मार्च 1957 को किसने किया, संविधान सभा ने शक संवत को क्या किया, भारत का राष्ट्रीय संबंध घोषित किया। ध्यान रखना, अपन भले ही जो दैनिक दिनचर्या में यूज लेते हैं दिनचर्या में वो है अपना ईस्वी सन, लेकिन अपना जो राष्ट्रीय संबंध है वो कौन सा है, शक संबंध है ना। कुछ लोग क्या होते हैं कि या तो ईस्वी सन तो पता है कि चलो हमारा राष्ट्रीय संबंध नहीं होगा क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर है, लेकिन गलती से विक्रमी संबंध पे टिक करके आ जाते हैं कि ये हुआ अपना राष्ट्रीय संबंध है ना, नाम से ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो राष्ट्रीय संबंध है वो कौन सा है, शक संबंध है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब किया था, 22 मार्च 1957 को। किसने किया था, संविधान सभा ने, है ना। तो इस तरीके से याद रखना। एक लास्ट पॉइंट इस संबंध का बस लिख लेते हैं और इसके बाद इस संबंध को खत्म करते हैं। इसका प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचांग दिवस, ठीक है। 22 मार्च 1957 को घोषित किया था, तो सीधी सी बात है प्रतिवर्ष 22 मार्च को अपन क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय पंचांग दिवस, ठीक है। इस तरीके से अपना ये क्या खत्म हो गया, शक संवत खत्म हो गया।